टॉपिक है वेव मोशन। हम देखेंगे वेव होती क्या है, वेव कैसे मूव करती है और वेव से रिलेटेड मैथमेटिक्स क्या है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ग्राफ के बारे में थोड़ा सा पता होना। ये थोड़ा सा स्ट्रेंज है क्योंकि बाकी सारे लेक्चरर्स, बाकी सारे टीचर्स ने आपको वेव पढ़ाते समय ग्राफ के बारे में कुछ नहीं बताया होगा, बट मैं आपको ग्राफ के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा क्योंकि वेव की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के लिए ग्राफ शिफ्टिंग आना बहुत जरूरी है। तो पहले हम देखते हैं ग्राफ जो होता है, शिफ्ट कैसे होता है, ग्राफ में जो ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं वो क्या होते हैं, उसके बाद हम वेव पढ़ेंगे। फिर से बता दूं, मेरी नज़र में ग्राफ आना बहुत ज़रूरी है। सपोज आपको कोई फंक्शन f(x) दिया है, मैं आपको बताना क्या चाहता हूँ, जैसे आपको f(x) दिया है तो आप f(x) f(2x) कैसे बनाएंगे, f(x + 2) f(x - 2) कैसे ड्रॉ करेंगे अगर आपको f(x) दिया है तो। सपोज करिए ये हमारा x एक्सिस है, ये y = fx वाला एक्सिस है और हमें मान लीजिए ऐसा ग्राफ दिया है। ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। सपोज करिए ऐसा एक ग्राफ है, ये fx है, आपको fx क्या है, गिवन है, ठीक है। आपसे कहा जाए कि अब आप f(x + 2) बनाइए या f(x - 2) बनाइए, तो क्या होता है, जब भी x - 2 होता है ये ग्राफ राइट शिफ्ट होता है। कहाँ शिफ्ट होता है, राइट शिफ्ट। जब भी +2 होता है तो ये लेफ्ट शिफ्ट होता है। जब भी यहाँ प्लस होता है तो लेफ्ट शिफ्ट होता है और जब यहाँ माइनस होता है तो राइट शिफ्ट होता है, ठीक है। इस चीज का याद रखिएगा, f(x - 2) मतलब ग्राफ राइट की तरफ यानी कि इस तरफ जाएगा। हम ऐसे देख लेते हैं, जब x = 0 था, अभी x = 0 वाले पॉइंट पे था, यहाँ पे x = 0 तब होगा जब x = 2 होगा। जब f(x - 2) 0 होगा, x - 2 0 होगा और x - 2 0 तब होगा जब x = 2 होगा। यानी जो ग्राफ में 0 पे था वो इस ग्राफ में 2 पे पहुंच गया है, तो ग्राफ राइट की तरफ शिफ्ट हो रहा है। क्लियर है। तो अगर ये fx है तो पूरे ग्राफ को 2 यूनिट राइट की तरफ शिफ्ट करेंगे आप, तो आपको मिलेगा f(x - 2). तो जो 0 पे है वो कहाँ चला जाएगा, 2 पे। जो 2 पे है वो 4 पे आ जाएगा, जो 3 पे है वो 5 पे आ जाएगा। सब में 2 ऐड हो गया और ये हाइट वही रहेगी, हाइट चेंज नहीं होती है, तो हाइट 4 ही रहने वाली है। तो 2 से ग्राफ शुरू हुआ, 2 से पहले 0 से लेके 2 तक ग्राफ कांस्टेंट था, तो हमने अब 2 से लेके 4 तक ग्राफ को कांस्टेंट किया और उसके बाद 2 से 3 में स्लोप था, 4 से 5 में स्लोप हो जाएगा। तो ये आपका ग्राफ बन जाएगा। इस ग्राफ की चौड़ाई 3 यूनिट थी, इस ग्राफ की चौड़ाई भी 5 - 2 3 यूनिट रहेगी। इस ग्राफ की हाइट 0 से 4 के बीच में थी, ये भी हाइट 0 से 4 के बीच में रहेगी। तो जब भी f(x - 2) वाला ऑपरेशन होता है, ग्राफ का एम्पलीट्यूड चेंज नहीं होता, ठीक है, ग्राफ की चौड़ाई चेंज नहीं होती और ग्राफ राइट की तरफ शिफ्ट हो जाता है, ठीक है, ग्राफ राइट की तरफ शिफ्ट हो जाता है। f(x - 2) आपको बनाना होता तो 0 वाला है वो -2 पे चला जाता, 2 वाला 0 पे आ जाता और 3 वाला 2 घट के 1 पे आ जाता। तो 2 से 0 तक कांस्टेंट होता, फिर ग्राफ डाउन हो जाता, हाइट चेंज नहीं होती। पूरा का पूरा ग्राफ 2 यूनिट से पीछे शिफ्ट कर गया, उसका नाम है f(x + 2).
देखने में उल्टा लगता है कि x प्लस टू मतलब ग्राफ में 2 जुड़ना चाहिए, बट आप देखिए जब x इक्वल 0 है, अब इसमें x इक्वल 0 कब होगा, इस ब्रैकेट के अंदर 0 कब होगा, यहाँ तो ब्रैकेट के अंदर 0 x इक्वल 0 पे हो जाता है, यहाँ ब्रैकेट के अंदर 0 x इक्वल -2 पे होगा, इसलिए पूरा का पूरा पीछे जा रहा है 2 यूनिट से। हो आप ये समझ गए होंगे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है, अगर हमें fx दिया है और हमें f2x और fx/2 बनाना है, तो क्या होगा। अब तक चौड़ाई चेंज नहीं हुई थी, जब x के बगल में कोई कोफिशिएंट आ जाएगा तो चौड़ाई चेंज हो जाएगी। फिर से हम वही ग्राफ लेते हैं, 4 था, ये 0 था, ये 2 था, ये 3 था। अब अगर आप f2x, ये अगर fx है, तो आप अगर f2x बनाना चाहते हैं तो सब में 2 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे इसमें x इक्वल 1 पे जो था वो चीज इसमें x इक्वल 2 पे आनी है ना, देखिए ना, x इक्वल 2 पे आनी है, सॉरी, इसमें जो x इक्वल 1 पे था वो इसमें कब आएगा, जब x इक्वल हाफ होगा, एक आधा हो गया। जब यहाँ 4 होगा तो ये 2 होगा, जब fx इक्वल 4 होगा तो f2x में उसमें x का होना चाहिए 2 होना चाहिए। तो बेसिकली ग्राफ कंप्रेस कर गया, छोटा हो गया, ग्राफ कंप्रेस कर गया। ये देखिए, ये fx है, x इक्वल 3 तक एग्जिस्ट करता था, अब ये 3 तक डिफाइन होने के लिए 2x इक्वल 3 यानी कि x इक्वल क्या हो जाएगा, 3/2, 1.5 हो जाएगा। पहले ग्राफ 0 से 3 तक था, अब ग्राफ 0 से 1.5 के बीच में रहेगा, तो ग्राफ कंप्रेस हो जाएगा। तो जब भी 2x होता है, ग्राफ क्या हो जाता है, उतनी यूनिट से कंप्रेस हो जाता है। तो आप ग्राफ का शेप वही रखेंगे, ग्राफ को कंप्रेस कर देंगे। कैसे कंप्रेस करेंगे, हर पॉइंट को 2 से डिवाइड कर देंगे, ये 1 बन जाएगा, ये 2 1 पे आ जाएगा, ये 3 पे आ जाएगा। यानी कि अगर मेरा ग्राफ ये a से b के बीच में fx है, तो अगर मुझे f2x बनाना है तो ये ग्राफ मेरा a/2 से b/2 के बीच में बनेगा। हाइट सेम रहेगी, हाइट चेंज नहीं होगी, क्लियर है। सिमिलरली अगर आपको fx/2 बनाना है तो ग्राफ में 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये ग्राफ एक्सपैंड कर जाएगा, 0 × 2 0, 2 × 2 4, 3 × 2 6। तो ये देखिए, ये ग्राफ 6 यूनिट चौड़ा हो गया। ओरिजिनल ग्राफ 3 यूनिट चौड़ा था, जब ये 2 हुआ तो ग्राफ 3/2 यूनिट चौड़ा रह गया। जब ये x/2 हुआ तो ये ग्राफ डबल चौड़ा हो गया, 3 × 2 हो गया। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एक्सपेंशन ऑफ ग्राफ। तो इसमें आपका एक्सपेंशन हुआ है 2 से, और इस ग्राफ में 2 से कंप्रेशन हुआ है। क्या हुआ है, कंप्रेशन, ठीक है। x/2 मतलब ग्राफ डबल चौड़ा हो जाएगा, और 2x का मतलब ग्राफ कंप्रेस कर जाएगा, ठीक है। अभी हमने देखा, अभी आपने क्या क्या सीखा, fx-2, ये गया भाई साहब राइट शिफ्ट, fx+2 ये गया लेफ्ट शिफ्ट, f2x ये हुआ कंप्रेस, और fx/2 ये हुआ एक्सपेंड, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिए, ये चीजें 2 है। अभी मैं आपसे कहूँ f0.5x क्या होगा, भाई f0.5x का मतलब होता है fx/2, यानी कि बेसिकली इस तरह से लिखने में दिखता है कि ग्राफ कंप्रेस कर रहा है। कंप्रेस बाई हाफ यूनिट मतलब एक्सपेंशन बाई 2 यूनिट। बेसिकली ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ग्राफ एक्सपैंड कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे लिखा जाता है f(ax) if a is greater than 1 then compress, if a is less than 1 expand। इसको इस तरह से भी लिखा जाता है, ठीक है। क्या कंप्रेस और एक्सपैंड होता है,
क्लियर है? अच्छा, अगला आता है एफ ऑफ माइनस एक्स कैसे ड्रा करेंगे। तो ये होता है इमेजिन एक्स एक्सिस। क्या होता है? इमेजिन वाई एक्सिस, सॉरी नॉट एक्स, इमेजिन वाई एक्सिस। कैसे? 0 2 3। अब देखिए जो चीज एफ एक्स की डिफाइन है सेम वो नेगेटिवली डिफाइंड है। जो एक्स इक्वल 2 पे है वो एक्स इक्वल -2 पे आना चाहिए ना, इसलिए इस एक्सिस में इमेज ले लेंगे। तो आप इमेज ले लेंगे तो ऐसे बनेगा -2 -3, जो हाइट चेंज नहीं होगी। ठीक है, क्लियर है? हाइट चेंज कब होती है? जब एफ के बगल में कोफिशिएंट आता है। सपोज आपको बनाना है 2 टाइम्स एफ एक्स। अभी अगर ये एफ एक्स है तो 2 एफ एक्स क्या होगा? सब पॉइंट्स पे हाइट बढ़ जाएगी, सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 4 की बजाय क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 8 हो जाएगा, पर ये पॉइंट्स नहीं बदलेंगे, ये पॉइंट्स नहीं बदलेंगे। जब यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो ये वैल्यू चेंज होगी, ये उतने से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, माइनस एफ एक्स नीचे बन जाएगा। देखिए माइनस एफ एक्स कैसे बनेगा? एक्स एक्सिस में इमेज, इस पूरे का अगर एक्स है इसका उल्टा, -4 2 3। ये अगर एफ एक्स है तो ये क्या है? माइनस ऑफ एफ एक्स है। पूरा का पूरा ग्राफ लट गया। ठीक है, तो माइनस ऑफ एक्स मीन्स इमेज इन एक्स एक्सिस, और एफ ऑफ माइनस एक्स मीन्स इमेज इन वाई एक्सिस। तो ये एफ ऑफ माइनस एक्स है और ये माइनस ऑफ एफ एक्स है। तो दोनों में डिफरेंस आप देख लीजिए। क्लियर है? एफ ऑफ माइनस एक्स और माइनस ऑफ एक्स में डिफरेंस। एम्पलीट्यूड तब बदलता है जब एफ एक्स के बगल में कोई कोफिशिएंट आता है। नेक्स्ट है, अच्छा अब आपसे मैं कहूँ एफ एक्स आपको गिवन है, एफ एक्स मान लीजिए हम आपको देते हैं -3 5, ये 2। अब आप बनाइए एफ एक्स प्लस 2। ये पूरा का पूरा ग्राफ 2 यूनिट से लेफ्ट शिफ्ट कर जाएगा। तो ग्राफ कैसे बनेगा? ये -3 का -5 हो जाएगा, ये 0 का -2 हो जाएगा, तो ये यहाँ तक जाएगा कांस्टेंट। 5 में से 2 घट जाएंगे, 3 बचेगा। ये एफ एक्स प्लस 2 है। अच्छा जी, एफ 2x प्लस 2 बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, या 2x प्लस 3 बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, या 2x माइनस, हम ऐसा करते हैं सारे ऑप्शन देखते हैं। हालांकि ये वेव थ्योरी में अब इम्पोर्टेंट नहीं, केवल बेसिक शिफ्टिंग जानना आपके लिए जरूरी था, ये जरूरी नहीं है। स्टिल हम इसको देखेंगे। एफ 2x माइनस 3 क्या होगा, f माइनस 2x माइनस 3 क्या होगा, f माइनस 2x प्लस 3 क्या होगा। इन सबको आप प्लॉट करिएगा और देखिएगा कैसा ग्राफ बनता है। हालांकि वेव थ्योरी से ये रिलेटेड नहीं है, बस जितना आपने जाना उतना वेव थ्योरी में। अब हम पढ़ेंगे वेव मोशन। अब तक हमने देखा है कि मैकेनिकल एनर्जी जो होती है वो मैटर के साथ ट्रांसफर होती है। मैकेनिकल एनर्जी मतलब मटेरियल में उसके मोशन की वजह से जो एनर्जी है उसको बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। जैसे ये बॉल है,
एक यहाँ बॉल पड़ी है, ये रुकी हुई है, तो ये बॉल v वेलोसिटी से जाती है, इससे टकराती है और रिटर्न हो जाती है, और ये बॉल इधर मूव कर जाती है, या ये बॉल रुक जाती है, जैसा भी आपने पढ़ा हो इलास्टिक कोलिजन में रुक जाती है, ये बॉल मूव कर जाती है। इसको जो एनर्जी मिली इस बॉल से, इसको जो मैकेनिकल एनर्जी मिली, काइनेटिक एनर्जी इज ए फॉर्म ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इज आल्सो ए फॉर्म ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो इससे इसको जो मैकेनिकल एनर्जी मिली है वो कहाँ से आई है? वो इस बॉल से आई है, और ये बॉल खुद मूव कर रहा था, और मूव करते करते यहाँ से फिर यहाँ पहुंचा, फिर यहाँ पहुंचा, फिर यहाँ पहुंचा, यहाँ पहुंचा, और ऐसे टकरा गया। तो क्या मैकेनिकल एनर्जी यहाँ से यहाँ जो ट्रेवल कर रही है, ट्रांसपोर्ट हो रही है, उसके लिए इस बॉल का यानी मटेरियल का ट्रांसफर होना जरूरी है? इस चैप्टर में हमें इस फैक्ट को इन्वेस्टिगेट करना है, क्या मैकेनिकल एनर्जी ट्रांसफर के लिए मटेरियल का ट्रांसफर होना जरूरी है? आपको क्या लगता है? बॉल है, हथौड़ा है, हथौड़े को जब हम मारते हैं तो कील में एनर्जी ट्रांसफर होती है, हर जगह मास का मूवमेंट है, ठीक है? पर क्या ऐसा है ऑलवेज ये रिक्वायर्ड? इसका सही जवाब है नहीं। जब मास मूव करता है तो मैकेनिकल एनर्जी मूव करती है, नो डाउट, बट मैकेनिकल एनर्जी के मूवमेंट के लिए मास का मूवमेंट होना जरूरी नहीं है। और यही इस चैप्टर में हमें पढ़ना है। वेव वो मेथड है जिससे एनर्जी ट्रांसफर तो होता है, वेव वो मेथड है जिससे एनर्जी ट्रांसफर होता है, बट मटेरियल का ट्रांसफर नहीं होता। इस चीज को ध्यान रखना है। जब हम क्या करें कि एक तालाब में एक कागज का टुकड़ा या कागज की नाव बना के डाल देते हैं, उसके बाद हम जो है पत्थर मारते हैं तो पानी में लहर उठती है, तो हम देखेंगे जो नाव है ना वो ऊपर नीचे करती रहती है, डिस्प्लेस नहीं होती, वो अपनी जगह पे ऊपर नीचे करती है, बट लहरें मूव करती हैं, लहरें सेंटर से निकलती हैं और मूव करती जाती हैं, तो एनर्जी ट्रांसमिट हो रही है, एनर्जी तो ट्रांसमिट हो रही है। और यहाँ अगर आपने कागज की नाव डाल रखी है तो अपनी जगह ये मूव कर रहा है, जबकि आप एनर्जी यहाँ से इस तरफ ट्रांसमिट होती जा रही है, चारों तरफ हो रही है, ऑब्वियसली लहरें धीरे धीरे बढ़ती जा रही हैं, तो एनर्जी जा रही है बट मास मूव नहीं कर रहा है। पत्थर के फेंकने से पानी के इस पार्टिकल को एनर्जी मिली, इसने ये एनर्जी बगल वाले को, उसने अपने बगल को, उसने अपने बगल को धीरे धीरे देते जा रहे हैं, बट पार्टिकल अपनी जगह से नहीं छोड़ रहा। भाई अगर पार्टिकल अपनी जगह से छोड़ रहा होता तो यहाँ धीरे धीरे गड्ढा ना क्रिएट हो जाता, वो पानी की हाइट इधर बढ़ जाती ना। अगर पानी ही मूव कर रहा होता तो यहाँ गड्ढा क्रिएट हो जाता, पर ऐसा नहीं है। वो जो हलचल लहरें क्रिएट हुई है, वो ये जो गड्ढा आप देख रहे हैं ये क्रिएट हुआ भी, थोड़ी देर बाद ये उठेगा भी अगले फेज में, अगले साइकिल में, ये ऊपर नीचे होता रहेगा, ठीक है। तो दिस टाइप ऑफ एनर्जी ट्रांसफर इज कॉल्ड वेव, जिसमें मैकेनिकल एनर्जी ट्रांसफर होती है, ठीक है, बट मास ट्रांसफर नहीं होता। आगे चल के आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ेंगे, ठीक है, तो उसमें मैकेनिकल एनर्जी नहीं होती, उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी होती है। इसलिए हम वेव को जनरलाइज डेफिनेशन में कहते हैं कि वेव एनर्जी ट्रांसफर का वो मेथड है जिसमें मटेरियल ट्रांसफर तो नहीं होता बट एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है। एक और वेव आजकल आ रहा है लॉकडाउन के दौरान, दिल्ली में भूकंप। दिल्ली में बहुत सारे भूकंप आ रहे हैं, दिल्ली एनसीआर में। तो भूकंप जब आते हैं तो पहले हल्की सी हलचल होती है, उसको बोलते हैं प्राइमरी वेव। क्या होते हैं वो? प्राइमरी वेव। फिर अगला आता है सेकेंडरी वेव, तगड़ा वाला, जिससे पूरा घर वर गिर जाता है, ठीक है। प्राइमरी वेव फिर सेकेंडरी वेव। तो ये भूकंप में देखो धरती के अंदर न जाने कहाँ हलचल हुई और इस पूरे इलाके में तहस नहस हो गया। धरती के सरफेस पे वो एनर्जी पहुंच गई और पूरा इलाका तहस नहस हो गया।
ऐसा नहीं होता। भूकंप में देखिए एनर्जी आती है। भूकंप ये नहीं होता कि इतना पूरा गहरा गड्ढा क्रिएट हो गया। आप पढ़ते हैं न्यूज़पेपर में धरती से 8 किलोमीटर दूर भूकंप का केंद्र था, तो क्या वहां गड्ढा क्रिएट हो गया? वहां की धरती धंस गई, ऐसा नहीं है। धरती धंसना इज ए डिफरेंट थिंग। धरती वही है, भूकंप आता है, धरती के पार्टिकल्स में मोशन होता है और आपका घर गिर जाता है। अब हम देखेंगे वेव की मैथमेटिक्स। बचपन में हम सबने रस्सी को एक सिरे से बांध के या एक सिरा अपने दोस्त को, भाई को थमा के दूसरे सिरे को अगर हम ऊपर नीचे झटकते हैं तो लहर सी क्रिएट होती है, वो हमने देखा है। ठीक है, ये भी वेव का एक फिनोमेना है। ये देखिए, पहले आप एक बार झटकते हैं तो एक पल्स निकलती है, फिर दूसरी झटकते हैं, इसके पीछे दूसरी पल्स आ जाती है, तीसरी झटकते हैं उसके पीछे तीसरी, और आप ऐसे ऐसे झटक रहे हैं। क्या रस्सी आगे जा रही है? नहीं, रस्सी आगे नहीं जा रही। रस्सी अगर आगे जा रही होती ना तो आपका हाथ भी तो आगे जाता, पर आपका हाथ तो वही है, आपका हाथ तो वही है ना। तो रस्सी आगे नहीं जा रही है, सिर्फ लहरें आगे जा रही है, और ये लहरें ही वेव कही जाती हैं। ये लहरें ही वेव कही जाती हैं। ये देखिए इधर इस फिगर में सारी लहरें बनी हुई हैं, तो ये रस्सी का पार्टिकल है पी। तो ये पार्टिकल पी देखिए, जैसे ही पीछे से लहर आ रही है, बीच पी तक लहर नहीं पहुंची। पी मान लीजिए ये जो पार्टिकल है पी है, और ये लहरों का जो AEC, ये लहरों की ऊंचाई है, रस्सी का पॉइंट नहीं है, पर पी रस्सी का पार्ट है। अभी पी पर ये लहर पी पे नहीं पहुंची, फिर देखिए थोड़ी देर बाद ये लहर आगे बढ़ती है, ई पॉइंट पी पे आ जाता है, ये वाली लहर, फिर पी थोड़ा ऊपर उठता है, फिर पीक वाला पॉइंट आ जाता है, पी एकदम पीक पे जाता है, फिर ये वाला पॉइंट आता है तो पी थोड़ा नीचे उतरने लगता है, फिर पी अपनी ये लहर पूरी गुजर जाती है, यहाँ पहुंच जाती है, तो पी अपनी नॉर्मल स्टेज में आ जाता है। तो रस्सी मूव नहीं कर रही, रस्सी का पॉइंट जो है ऊपर ऊपर जाता है, फिर नीचे नीचे आता है। अगर आप रस्सी के पॉइंट को ऑब्जर्व करोगे तो आपको वो ऊपर नीचे मूव करता दिखाई देगा। दिस इज कॉल्ड वेव। ठीक है, ये जब आपने पहली बार एक पल्स क्रिएट करी थी, ये था एक्स एक्सिस। हम मान लेते हैं वेव एक्स एक्सिस की तरफ जा रही है, और ये है वाई एक्सिस। साफ करके दोबारा बनाते हैं। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो आपने एक पल्स की शेप क्रिएट करी है, वो पल्स की शेप थोड़ी देर बाद इस तरफ आगे जा रही है। अगर ये शेप v वेलोसिटी से आगे जा रही हो तो t टाइम में कितना दूर पहुंच जाएगी? vt दूरी पे। यहाँ आपने जहाँ उसको जनरेट किया था, अगर वो पॉइंट x = 0 है तो t टाइम बाद वो पल्स जो है कहाँ पहुंच जाएगी? x = vt पे पहुंच जाएगी, अगर उस पल्स की वेलोसिटी v है। देखिए रस्सी की वेलोसिटी और पल्स की वेलोसिटी में डिफरेंस है। रस्सी तो मूव ही नहीं कर रही x डायरेक्शन में, रस्सी तो y एक्सिस के अलांग मूव कर रही है, और रस्सी अलग वेलोसिटी से मूव कर रही है और ये पल्स अलग वेलोसिटी से जा रहा है। पहली चीज, रस्सी के को आप ऊपर नीचे मूव करा रहे हैं, y एक्सिस के अलांग मूव करा रहे हैं, और आपके जो मूव कराने की रफ्तार है, ठीक है। तो अभी हमें इतना पता चला कि अगर हम v वेलोसिटी इस पल्स की है तो vt जा रही है। अब ये पल्स की वेलोसिटी v, ये हमारे हाथ पे डिपेंड करती है, बिल्कुल सही बात है। हम खींच के कैसे रखते हैं रस्सी को, इन सब पे डिपेंड करती है। रस्सी को हम ज़्यादा खींचेंगे तो ज़्यादा होगी वेलोसिटी। v वेलोसिटी रस्सी पे डिपेंड करती है, रस्सी की इलास्टिक प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करती है। आगे चल के हम देखेंगे कि रस्सी में जो वेव है उसकी वेलोसिटी v √T/μ होती है, जहाँ म्यू मास पर यूनिट लेंथ है। म्यू क्या है? मास पर यूनिट लेंथ है। ये आगे आप देखेंगे, आप इसको डिराइव भी करेंगे। तो यहाँ पे आपको देखना है, बेसिकली आपके पास एक पल्स है जो टाइम के साथ आगे बढ़ता जा रहा है। तो अगर यहाँ से शुरू हुआ था x = 0 से, तो वो t टाइम बाद x = vt पे पहुंच गया है। तो अगर इस पल्स का शेप y = fx था, t टाइम बाद ये पल्स राइट की तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो शिफ्टिंग जो आपने वेव थ्योरी में भी मैथमेटिक्स में पढ़ी है, vt अमाउंट से ग्राफ शिफ्ट हो जाएगा। अभी ये पल्स जो x = 0 पे था, t टाइम बाद ये पल्स कहाँ पहुंचेगा? vt पे पहुंचेगा ना, x = vt पे। अगर इसका इक्वेशन fx है, इसका इक्वेशन क्या होगा? fx - vt। fx - vt।
तो पल्स जब टी वी वेलोसिटी से मूव करती है तो उसका इक्वेशन x माइनस वी टी हो जाता है, ठीक है। इसको वेव इक्वेशन कहते हैं और ये प्रोग्रेस कर रही है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड प्रोग्रेसिव वेव इक्वेशन। प्रोग्रेसिव वेव इक्वेशन, प्रोग्रेसिव वेव इक्वेशन। y equal y x t y एज ए फंक्शन ऑफ x कामा t। ये जो प्रोफाइल ऑफ वेव थी वो केवल x का फंक्शन थी, पर अब वेव जो है x और t दोनों का फंक्शन हो गई है। एफ एक्स माइनस वी टी एक प्रोग्रेसिव वेव का इक्वेशन है। इस वाले को अगर हम टाइम के साथ डिफरेंशिएट करेंगे तो वो मीडियम पार्टिकल की वेलोसिटी देगा। रस्सी जो है ये किस स्पीड से रस्सी का ये पॉइंट ऊपर नीचे जा रहा है, ये आपको डेल वाई बाई डेल टी से मिलेगा। पार्शियल डेरिवेटिव y यहाँ पे दो वेरिएबल्स का फंक्शन है x और t का, तो जब कोई फंक्शन दो वेरिएबल का है या मल्टी वेरिएबल होता है तो वहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव यूज होता है। इस डेरिवेटिव में हम x को कांस्टेंट मानते हैं और t को वेरिएबल मान के डिफरेंशिएशन कर देते हैं। जबकि पल्स की आगे बढ़ने की वेलोसिटी v है, तो v इज द स्पीड ऑफ वेव, v is the speed of wave while del y by del t is the velocity of particle। वेव कितने टाइप की होती है ये हमें देखना है। फिजिक्स में आप जो है तीन टाइप की वेव पढ़ेंगे, पहली मैकेनिकल वेव, दूसरी ईएम वेव और तीसरी मैटर वेव। तीन टाइप की वेव होती हैं, मैकेनिकल वेव, ईएम वेव और मैटर वेव। मैकेनिकल वेव वो होती हैं जिनको मीडियम की जरूरत होती है, इनको मीडियम की जरूरत होती है। ईएम वेव में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होती है, इसको मीडियम की जरूरत नहीं होती है। और मैटर वेव को भी मीडियम की जरूरत नहीं होती है, ये डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट की वजह से आती हैं। डुअल नेचर ऑफ एटम होता है ना, ये डुअलिटी थ्योरी, डुअल नेचर ऑफ पार्टिकल्स, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी, मैटर वेव। तो तीन टाइप की वेव्स होती हैं, मैकेनिकल वेव, ईएम वेव और मैटर वेव। ईएम वेव ऑल टुगेदर एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। ईएम वेव के बारे में आप पढ़ेंगे, लाइट इज ईएम वेव। आपके घर में जो मोबाइल है, एंटीना है, ये सब ईएम वेव पे काम करते हैं। और मैकेनिकल वेव जो रस्सी, पानी, हवा, भूकंप, ये सारी वेव्स हैं जिसमें मीडियम के पार्टिकल्स ऑसिलेट करते हैं अपनी मीन पोजिशन के अबाउट, तो वेव ट्रेवल करती है। सच वेव्स आर कॉल्ड मैकेनिकल वेव। ये हुआ मीडियम के बेस पे। और भी तरीकों से वेव को क्लासिफाई किया जा सकता है, जैसे प्रोग्रेसिव एंड स्टैंडिंग वेव। प्रोग्रेसिव वेव में क्या होता है, वेव आगे की तरफ या पीछे की तरफ, ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलती जाती है, यहाँ से शुरू हुई और इन्फिनिटी तक चलती जाती है। पर स्टैंडिंग वेव में वेव चलती नहीं है, मीडियम के पार्टिकल ऑक्सीलेट करते हैं पर वेव मूव नहीं करती, एनर्जी मूव नहीं करती। वेव मीन्स मूवमेंट ऑफ एनर्जी विदाउट मूवमेंट ऑफ मटेरियल। तो स्टैंडिंग वेव में मूवमेंट ऑफ एनर्जी नहीं होती है, मटेरियल केवल ऑक्सीलेट करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से वेव को क्लासिफाई किया जा सकता है एनर्जी मूवमेंट के बेस पे। थर्ड है वेव को क्लासिफाई करने का तरीका, लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स वेव, तो इसमें क्या होता है, ये हम करते हैं वेव किस डायरेक्शन में जा रही है, एनर्जी का प्रोपेगेशन किस डायरेक्शन में हो रहा है और मीडियम के पार्टिकल किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या होता है, वेव अगर इस तरफ जा रही है तो मीडियम के पार्टिकल भी इसी डायरेक्शन में ऑक्सीलेट करते हैं, इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल। ट्रांसवर्स में क्या होता है, वेव इस तरफ जा रही है पर मीडियम के पार्टिकल प्रोपेगेशन की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर ऑक्सीलेट करते हैं। रस्सी में जो वेव थी, मीडियम के पार्टिकल, रस्सी के पार्टिकल ऊपर नीचे ऑक्सीलेट कर रहे थे और वेव आगे जा रही थी, तो रस्सी में जो वेव थी वो ट्रांसवर्स वेव थी। हम जो बातें कर रहे हैं हवा में, तो इसमें कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन हो रहा है। जो हवा में वेव ट्रेवल कर रही है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव है, तो साउंड वेव इज ए लॉन्गिट्यूडनल वेव, और ये स्ट्रिंग या रोप में जो वेव होगी वो ट्रांसवर्स वेव होगी। तो हम ये भी पढ़ेंगे, ये भी पढ़ेंगे, ये भी पढ़ेंगे, ये भी पढ़ेंगे, ईएम वेव बाद में पढ़ेंगे और ये इसके तहत ये सब हम पढ़ेंगे।
ठीक है। तो वेब